मैं वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सदन में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार दिल्ली में बनी सरकार का पहला बजट है और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस सदन में लगातार छठी बार वित्त मंत्री के रूप में इस सदन में बजट प्रस्ताव रख रहा हूं। इस सदन के सभी सदस्यों के लिए ये बड़े गौरव और प्रसन्नता की बात है कि उन्होंने दिल्ली के नागरिकों का विश्वास और भरोसा जीता है। दिल्ली के नागरिकों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पर अटूट भरोसा जताते हुए जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है, उससे मेरा मन दिल्ली के अपने प्रिय भाई बहनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता और सम्मान से भर जाता है। महोदय, ये बजट मैं ऐसे समय में प्रस्तुत कर रहा हूँ जब, जैसा आपने भी कहा, भारत सहित पूरी दुनिया कोरोना कोविड-19 की महामारी से जूझ रही है। करीब 15,000 लोग मर चुके हैं। इस महामारी की चपेट में आकर बहुत सारे लोग अभी अस्पतालों में हैं, क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। दुनिया के बहुत सारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ मिलकर इस कोशिश में हैं कि पूरी मानव जाति को इसके प्रकोप से बचा कर रखा जा सके। मैं बजट के मूल वक्तव्य पर आने से पहले इस सदन की ओर से और सरकार की ओर से उन सभी मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को सम्मान अर्पित करता हूं जो अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबको बचाए रखने में लगे हैं। मैं सरकार की ओर से और सरकार की ओर से सदन और पूरी दिल्ली को आश्वस्त करता हूं कि इस महामारी से निपटने के लिए जो भी कदम उठाए जाने की आवश्यकता होगी और जितनी भी धनराशि की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। महोदय, दिल्ली के लोगों ने 2015 में पिछली बार जब हमारी सरकार को चुना था तो हमने दिल्ली को विश्व स्तर का शहर बनाने का वादा किया था। बड़े गौरव और हार्दिक प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस दिशा में हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं। पिछले 5 साल के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आज दिल्ली की पहचान विकास के मॉडल के तौर पर बनी है। आज दिल्ली को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक कल्याण और आम आदमी के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए सामाजिक सुरक्षा के उपायों की दिशा में एक नई पहल और एक नई सोच के लिए जाना जाने लगा है। महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली इस सरकार ने अपने बहुत से चुनावी वादे पूरे किए हैं और शासन संचालन का एक कुशल मॉडल कायम किया है। आज इसी मॉडल को देश भर में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के नाम से पहचान मिल रही है और सिर्फ देश भर में नहीं, दुनिया भर से लोग पिछले 5 साल में इस मॉडल को देखने समझने के लिए दिल्ली में आए हैं। IIT, IIM जैसे संस्थान हमने नहीं खुलवाए। देश में बहुत सारे शानदार स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हज़ारों बच्चों को शानदार एजुकेशन मिलती है। ये हमने नहीं शुरू करवाए। शिक्षा पे काम पहले भी हुआ है, लेकिन उसमें एक खामी ये रह गई कि 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाऊ एजुकेशन का मॉडल इंडिया में डेवलप हुआ। हमने इसी को बदला है। आज दिल्ली में हर बच्चे को, गरीब से गरीब आदमी के बच्चे को भी वैसी ही अच्छी शिक्षा देने पर काम हो रहा है जैसा किसी सक्षम परिवार के बच्चे को शिक्षा मिलती है। पिछले 5 साल में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस से साबित हो गया है कि सरकार अगर चाहे तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जा सकती है, वो चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो या गवर्नमेंट स्कूल में, वो चाहे गरीब परिवार से हो या सक्षम परिवार से हो। अध्यक्ष महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का दूसरा महत्वपूर्ण और सबसे बहुचर्चित आधार है सबके लिए अच्छा स्वास्थ्य। चंद लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और बाकी लोगों को काम चलाऊ चिकित्सा व्यवस्था के रहमो करम पर छोड़ देना, इसका मॉडल हमारे सामने पहले था। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक से लेकर सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तक में अच्छा इलाज, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराना, दवाइयाँ उपलब्ध कराना, टेस्ट उपलब्ध कराना और दिल्ली के फरिश्ते जैसी योजनाओं से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को, वो चाहे अमीर हों या गरीब, सबकी जान बचाना, इस सबको आज देश भर में केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के रूप में पहचान मिल रही है। और मुझे खुशी है कि देश की कई सरकारें आज इस मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे और देश में सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराना, फ्री वाईफाई उपलब्ध कराना, गली गली में स्ट्रीट लाइट और CCTV लगवाना, अनऑथराइज कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और इन सब से शहर को विकसित और आधुनिक बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उठाए गए कई ऐसे कदम हैं जिनकी वजह से दिल्ली के आम नागरिक का अपनी सरकार में विश्वास बढ़ा है। राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों से लेकर गाड़ी और प्रॉपर्टी के कागजों की कॉपी लेने तक में
आम आदमी को सरकारी दफ्तरों के जो धक्के खाने पड़ते थे, उस पीड़ा को मुख्यमंत्री जी ने समझा और इस तरह की 100 से अधिक सेवाओं को डोर स्टेप डिलीवरी के तहत लोगों को घर पर बैठे उपलब्ध कराया। आज देश के कई राज्य आंशिक तौर पर ही सही, लेकिन इस योजना को भी अपने यहाँ पर लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से दिल्ली में मेट्रो का लगातार विस्तार करके और सड़कों पर नई बसें उतारकर जहां एक तरफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक और मजबूत बनाया जा रहा है, वहीं बसों में सीसीटीवी और बस मार्शल लगाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने का काम सफलतापूर्वक किया गया है। और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सुरक्षित हुआ तो महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करना भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक ऐसा प्रयोग है जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। आधी आबादी को परिवार और देश की इकोनॉमी में भागीदार बनाने के लिए ये कदम, महिलाओं को फ्री बस टिकट उपलब्ध कराना, ये कदम आधी आबादी को परिवार और देश की इकोनॉमी में भागीदार बनाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा हम सबका भरोसा है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त जो बातें मैंने कही, इन सब का सार ये है कि आज जो शब्द मैं यूज कर रहा हूं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, वो सिर्फ गवर्नेंस का नहीं, इकोनॉमी का भी एक मॉडल बन के उभरा है। दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि आज केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमी की वजह से महंगाई और चरमराती अर्थव्यवस्था के बावजूद दिल्ली का आम आदमी मजबूती के साथ खड़ा है। जीएसडीपी के आंकड़े और पर कैपिटा इनकम, जिनका जिक्र मैं अपने वक्तव्य के अगले हिस्से में करूंगा, इसका प्रमाण है। और उसकी वजह साफ है, ईमानदार सरकार के कारण आम आदमी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, व्यापारी को शोषण का सामना नहीं करना पड़ता। सरकार की नीतियों की वजह से भी दिल्ली के लाखों परिवारों में हर महीने हजारों रुपए की बचत हो रही है। और इस सबसे जो बचा हुआ पैसा है वो आम आदमी अपने आसपास के स्थानीय बाजारों में खर्च कर रहा है, जिससे शहर की आर्थिक प्रगति हो रही है। हमने अभी एक सर्वे कराया है जो अभी चल रहा है हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट में, उसमें करीब 3000 का सैंपल है, 11 जिलों में कराया गया है, 3500 का दिल्ली के उन लोगों का जिनको इन स्कीमों का फायदा मिल रहा है, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत जो स्कीम शुरू की गई। और 68% लोगों का कहना है कि उन्होंने वो बचा हुआ पैसा आसपास अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मार्केट में खर्च किया। 28% लोगों का कहना है कि उन्होंने वो पैसा अपने बच्चों के भविष्य के लिए एफडी या किसी और स्कीम में निवेश किया है। तो 68% लोग जो इमीडिएटली अपने आसपास के मार्केट में खर्च कर रहे हैं, यही इकोनॉमी को बूम करने का, यही दिल्ली के मार्केट को आगे बढ़ाने का एक मॉडल है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्टर डुफ्लो ने सरकार चलाने के इसी मॉडल को मॉडर्न सक्सेसफुल इकोनॉमी की संज्ञा दी है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं दिल्ली के वर्तमान आर्थिक परिदृश्य की एक तस्वीर सदन के सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं महोदय, दिल्ली के पास न तो पूर्ण राज्य का दर्जा है और न भूमि संसाधनों पर हमारी सरकार की पहुंच है। इसके बावजूद दिल्ली के मूल आर्थिक घटक बड़े मजबूत हैं। दिल्ली के सकल घरेलू उत्पाद, जिसका मैंने जिक्र उस वक्त किया, जीएसडीपी में वर्ष 2019-20 के दौरान 10.48% की दर से विकास होने की संभावना है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, 10.48%। पिछले साल के जिससे ये पिछले साल के 7,74,867 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,56,112 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच जाएगी जीएसडीपी। स्थिर मूल्यों पर दिल्ली की अर्थव्यवस्था के 2019-20 के दौरान 7.42% की दर से विकसित होने की संभावना है, जो 5% की ऑल इंडिया ग्रोथ रेट से काफी अधिक है। पिछले 5 साल में जीएसडीपी की वार्षिक, जो पिछले 5 साल की गवर्नेंस थी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत, आर्थिक जीएसडीपी की वृद्धि दर का औसत 8.18% रहा, जो कि दिल्ली के आर्थिक स्वास्थ्य की, अच्छे आर्थिक स्वास्थ्य का परिचायक है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में 3,89,143 रुपए होने का अनुमान है, जो 18-19 में 3,58,430 रुपए की थी। उसके मुकाबले 8.57% अधिक है। 2015-16 में जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी तो दिल्ली की पर कैपिटा इनकम 2,70,261 रुपए थी और तब से इसमें 44% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज देश भर में देखें तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम, ये सब नीचे की तरफ इनका ग्राफ जा रहा है और दिल्ली में पिछले 5 साल में 44% की ग्रोथ देखने को मिली है पर कैपिटा इनकम की। ये हम नहीं कह रहे, हैं हमारा राजनीतिक दावा नहीं है कोई, ये जीएसडीपी के आंकड़े हैं, ये पर कैपिटा इनकम के आंकड़े हैं, ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हैं। और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से करीब 3 गुना अधिक है। अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय आमदनी का राष्ट्रीय औसत 1,34,000 रुपए है।
राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली के योगदान में भी बढ़ोतरी हुई है। जो हमारा कंट्रीब्यूशन है दिल्ली का 2014-15 के 3.97% से बढ़कर 2019-20 में 4.20% हो गया है। हालांकि दिल्ली की आबादी देश की कुल जनसंख्या की 1.49% ही है। 1.5% लोग दिल्ली के जो हम मुख्यमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हम लोग और कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम लोग मेहनती लोग हैं दिल्ली के और ईमानदारी से अपना व्यापार करते हैं, उस सब से हमारा जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इकोनॉमी में वो 4.20% है, जबकि लोग कुल मिला के 1.5% है, 1.49% है। अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधित अनुमान 2019-20 के लिए सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। 2019-20 के संशोधन अनुमान के लिए 54,800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया जाता है, जबकि बजट अनुमान में 60,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। चालू वर्ष के संशोधन अनुमान की राशि 18-19 में खर्च की गई 46,246 करोड़ रुपए की राशि से 18.50 अधिक है। स्थापना और अन्य प्रतिबद्ध खर्च को 2019-20 के बजट अनुमान में स्वीकृत 33,000 करोड़ रुपए से घटाकर 19-20 के संशोधन अनुमान में 32,600 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है। बजट अनुमान में योजना परियोजना के तहत स्वीकृत 27,000 करोड़ रुपए के परिव्यय को बजट अनुमान 19-20 में घटाकर 22,200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करने का प्रस्ताव है, जो 18-19 में 15,625 करोड़ रुपए के खर्च से 42% अधिक है। सरकार का बकाया ऋण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहां मैंने पर कैपिटा इनकम बढ़ने की बात कही, मैंने जीएसडीपी बढ़ने की बात कही, नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ने की बात कही, वहीं इसी सदन में सीएजी की रिपोर्ट भी आई जिसने ये माना कि सरप्लस गवर्नमेंट चल रही है। वहीं ये डेटा भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार का बकाया ऋण 2015-16 के 33,304 करोड़ रुपए से घटकर 18-19 में 32,732 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि किसी सरकार का ऋण भी नीचे आ रहा है, लोन भी, जो कर्ज है दिल्ली के एक एक आदमी के ऊपर, सरकार के ऊपर, वो भी नीचे आ रहा है। इससे कर संकलन में सुधार और बजट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्ज पर निर्भर न रहने जैसे उपायों से बेहतर वित्तीय प्रबंधन का पता चलता है। 2018-19 में हमारी सरकार का कर्ज जीएसडीपी अनुपात 4.22% था, जो देश के सभी राज्यों से कम है। इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमी भी है, सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस नहीं, केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी इसको देखना पड़ेगा कि वित्तीय प्रबंधन अच्छे हैं, जीएसडीपी आगे बढ़ रही है, दिल्ली की ग्रोथ हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं 2019-20 के लिए पूरक अनुदान मांग प्रस्तुत करता हूं। संशोधित अनुमानों के अंतर्गत 1,60,815 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं अनुपूरक मांगों के लिए सदन से स्वीकृति का अनुरोध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके समक्ष बजट अनुमान 2020-21 प्रस्तुत करता हूं। मैं अगले वित्त वर्ष 2020 के लिए 21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं और इस वर्ष के लिए कुल 65,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान का प्रस्ताव है, जिसमें स्थापना खर्च, ये भी इंटरेस्टिंग है कि जब 2015 में सरकार बनी थी तो उस वक्त का बजट था 30,000 करोड़ रुपए। केवल छठे बजट तक आते आते ये 65,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ये अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसमें स्थापना खर्च और प्रतिबद्ध देयताएं, स्थानीय निकायों को अंतरण, भारत सरकार को चुकाए जाने वाला ब्याज और मूलधन, परिवहन और जल और विद्युत सब्सिडी आदि के 35,500 करोड़ रुपए और विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने के लिए 29,500 करोड़ रुपए शामिल हैं। 65,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में राजस्व खर्च के 48,070 करोड़ रुपए और पूंजीगत खर्च के 16,929 करोड़ रुपए शामिल हैं। 65,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट का वित्त पोषण 44,100 करोड़ रुपए, 44,100 करोड़ रुपए के हमारे कर राजस्व से, 800 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 1100 करोड़ रुपए की पूंजी प्राप्तियां, जीएसटी के अंतर्गत कंपनसेशन के 7,800 करोड़ रुपए, 4,141 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग्स, केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, विदेशी सहायता वाली परियोजनाओं और अन्य प्राप्तियों से मिलने वाले 1,808 करोड़ रुपए, 626 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता और केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में केवल 325 करोड़ रुपए और बकाया राशि हमारी प्रारंभिक शेष से प्राप्त होगी। 2020-21 में 65,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट 2019-20 के 54,800 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 18.5% अधिक है। हमारी सरकार 2020-21 में स्थानीय निकायों को 6,828 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देगी,
जबकि 19-20 के बजट अनुमानों में इसके लिए 6,380 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। स्थानीय निकायों को कुल वित्तीय सहायता में कर संग्रह में 2,299 करोड़ का हिस्सा, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 1,805 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी और एक बारगी पार्किंग चार्जेज आदि शामिल हैं। विभिन्न विकास योजनाओं कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हम 2020-21 में स्थानीय निकायों को 2,724 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव रखते हैं। महोदय, मैं अपने वक्तव्य में कुछ प्रमुख कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं का क्षेत्रवार ब्यौरा रखना चाहूँगा जो अगले वित्त वर्ष के लिए प्रस्तावित बजट का अहम हिस्सा हैं। योजनाएं काफ़ी विस्तृत हैं। मेरी बजट स्पीच में मैं अनुरोध करूंगा कि बजट स्पीच को पढ़ा हुआ मान लिया जाए ताकि मैं संक्षेप में उनको सदन के समक्ष रख सकूं। महोदय, जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था कि शिक्षा का कार्य केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का आधार काम है। दिल्ली सरकार देश की एकमात्र सरकार है जो पिछले 5 साल में अपने बजट का लगभग 1/4 हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती आई है। पिछले 5 साल में हमने शिक्षा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। हमारे प्रयासों और कठोर परिश्रम का परिणाम है कि आज शिक्षा की वजह से दिल्ली की ख्याति देश विदेश में बढ़ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन और शिक्षकों और बच्चों की मेहनत से परीक्षा के परिणाम सुधरे हैं। सरकारी स्कूलों में जाने वाले बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छी स्कूल बिल्डिंग्स में शानदार वातावरण, शानदार सुविधाओं में बैठकर पढ़ते हैं। उनके लिए लैब, लाइब्रेरी और खेल की सुविधाएं विकसित हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे काम और स्कूलों में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन केवल शानदार इमारतों और अच्छे रिजल्ट से नहीं हो सकता। अगर हमें शिक्षा के माध्यम से देश को वर्ल्ड क्लास सिटीजन्स देने हैं तो हमें अपने स्कूलों को भी वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में उतारना होगा। हमारी तैयारी है कि हम अपने स्कूलों को और भी अच्छा करें और शिक्षकों को भी अच्छी ट्रेनिंग दें और शिक्षा व्यवस्था में भी वो सब बदलाव करें जो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास कंपटीशन में मजबूती से खड़ा कर सकें। अब हम इस कदम पे हैं। इसके तहत कुछ योजनाएं मैंने इस पूरे बजट में रखी हैं शिक्षा विभाग की तरफ से। मैं उसका संक्षेप में विवरण आपके सामने रख देता हूं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल्ली सरकार 2024 में होने वाले पीसा टेस्ट में एजुकेशन को शामिल करेगी। आपकी जानकारी, सदन की जानकारी के लिए, पीसा टेस्ट शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया की एकमात्र और सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें यह देखा जाता है, हर 3 साल के अंतर पे होती है। दुनिया के सारे डेवलप्ड कंट्री और जो डेवलपिंग कंट्रीज में भी आगे बढ़ चुके देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं। उसमें इस बात का आकलन किया जाता है कि कोई देश या राज्य 15 साल की उम्र के बच्चों तक को जो शिक्षा दे रहा है उसका स्तर अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर क्या है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है अध्यक्ष महोदय क्योंकि आज हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आज ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल एज में नौकरियां मिलती हैं, ग्लोबल एज में बिजनेस करते हैं, तो उसका अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। तो 2024 में हम अपने शिक्षा विभाग को पीसा के द्वारा आकलन कराएंगे, उसकी हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमारा मानना है कि पिछले 5 साल की मेहनत को आगे बढ़ाते हुए और केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन गवर्नेंस के जरिए हम दिल्ली को 2024 में दुनिया के एजुकेशन मैप पर स्थापित कर देंगे। ये हमारा भरोसा है। अगले वित्त वर्ष से शिक्षा के लिए बजट प्रस्ताव और हमारी तैयारी इसी बात को ध्यान में रखकर की जा रही है। हमारे शिक्षा में उठाए गए कदमों में सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है हैप्पीनेस बिल्डिंग और क्लासरूम्स के बाद हैप्पीनेस क्लास। यूएस की फर्स्ट लेडी अभी थोड़े दिन पहले आके गई। उसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स, दुनिया भर के और बहुत सारे देशों के लोग, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री और दुनिया के बहुत सारे देशों के शिक्षाविद, उनके एजुकेशन अथॉरिटीज़ यहाँ आके हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसमें बच्चे केवल नौकरियाँ ढूंढने वाले ना बने, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ एक नया पाठ्यक्रम लाया जा रहा है, देशभक्ति का पाठ्यक्रम। तो आप देख सकते हैं कि जो हैप्पीनेस कार्यक्रम है उसके जरिए हम हर बच्चे को एक संवेदनशील और अच्छा इंसान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम के जरिए हम उसे आत्मविश्वास से भरा हुआ एक प्रोफेशनल बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और जो देशभक्ति पाठ्यक्रम होगा उसके जरिए बच्चे को अपने राष्ट्र के लोगों से प्रेम करना, उस पर, राष्ट्र पर गर्व करना सिखाया जाएगा। इस पे काम होगा। इस सब के लिए, इस सब के साथ साथ कुछ और प्रस्ताव हैं बजट में। जैसे इस साल हम अपने सभी बच्चों को, जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अखबार देने की योजना लेके आएंगे, न्यूज़पेपर, ताकि उन्हें पढ़ने का और अपने राष्ट्रीय मुद्दों पर जागृत होने का एक मुद्दा पैदा हो। इस साल जो वर्तमान वर्ष है जो चल रहा है, हमने 40,000 स्टूडेंट्स को अपने रेगुलर कोर्स के अलावा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कराया था, बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके पहले हमने 25,000 बच्चों को कराया था। ये कार्यक्रम अब आगे भी चालू रहेगा और हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अलग से क्लासेस लगाएंगे। उसके लिए 12 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
इसी तरह से जो बच्चे स्कूल पास कर चुके हैं और जो किसी कॉलेज में हैं या किसी तरह का स्किल कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं और उनको लगता है कि मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मेरी इंग्लिश में कोई कमी रह गई, तो उनके स्कूल की तरफ से पास कर चुके बच्चों को, जो स्कूल छोड़ के चले गए हैं, उन बच्चों के लिए भी अलग से स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम हम अपने स्कूलों में शुरू करेंगे आफ्टर स्कूल आवर्स में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 8,500 कमरे पहले ही बन चुके, तैयार हो चुके हैं। 12,000 कमरों का काम लगभग अंतिम चरण में है। इस तरह से 20,000 कमरे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़ जाएंगे। 2020-21 में इन कमरों को पूरा करने के साथ साथ मैं 17 नई स्कूल बिल्डिंग्स को बनाने का भी प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूं। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि हमें मॉडर्न वर्ल्ड के लिए स्टूडेंट्स तैयार करने हैं, सिटीजन तैयार करने हैं, तो हम हर एक क्लासरूम को डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने का भी प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। हर स्कूल के हर क्लासरूम को, और विशेषकर शुरुआती दौर में 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ये काम हम इसी साल से शुरू करेंगे और हर स्कूल में पहले ही साल में कम से कम 10 क्लासरूम्स को डिजिटल क्लासरूम में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। इसके लिए प्रस्तावित बजट में 100 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सभी स्कूल्स और सभी मुख्यालयों को, सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं शिक्षा के, उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एजुकेशन डायरेक्टरेट और एजुकेशन मिनिस्टर के ऑफिस से जोड़ दिया जाएगा, ताकि मीटिंग्स में आने जाने में, अलग अलग चर्चाओं में लोगों का समय ज़्यादा ना लगे। स्कूलों में सीसीटीवी लगाने का काम भी अंतिम चरण में है और इसको जून 2020 तक खत्म कर लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने टीचर्स को कैम्ब्रिज, फिनलैंड, सिंगापुर, जर्मनी आदि देशों में भेजा, हार्वर्ड में भेजा। अब तक करीब 1365 शिक्षक हमारे विदेशों में ट्रेनिंग लेके आ चुके हैं। हमारे 700 प्रिंसिपल्स ने IIT अहमदाबाद में स्कूल लीडरशिप की ट्रेनिंग ली है। ये सब कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे और इसके साथ साथ कुछ और देशों में अच्छे प्रयोग हुए हैं, जैसे एस्टोनिया आदि देश हैं, वहाँ भी हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। हर बच्चे के लिए एक स्कूल कार्ड जो उसका बच्चे का होता है, उसी में उसका हेल्थ डेटा भी डालने का काम किया जाएगा। उसको हम हेल्थ कार्ड कहेंगे, बच्चे का हेल्थ कार्ड। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमने PTM कराई थी पिछले बार और उसका खूब स्वागत हुआ था। पहले पेरेंट्स जा नहीं पाते थे अपने बच्चे के स्कूल में। अब की बार से PTMs तो जारी रहेंगी, साथ साथ हम पेरेंटिंग वर्कशॉप भी आयोजित करेंगे, क्योंकि बच्चे के विकास में माता पिता की भूमिका बहुत होती है और उनकी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए कि अपने घर में जब बच्चा बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किस उम्र, किस वर्ग का, लड़की पढ़ाई कर रही है, लड़का पढ़ाई कर रहा है, किस तरह का बिहेव कर रहा है, उस समय में उनकी पेरेंटिंग वर्कशॉप होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये विशेष पेरेंटिंग वर्कशॉप भी स्कूल में शिक्षा विभाग की ओर से चलाई जाएंगी। साथ साथ में गुणवत्ता सुधार के लिए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय कि आज नर्सरी क्लास में जो हमारे सामने बच्चा आ रहा है, वो कायदे में हम 12वीं उसको नर्सरी KG कराते हुए जब 12वीं क्लास पास करके दुनिया को देंगे तो वो 2034 में दुनिया में निकलेगा, स्कूल से बाहर निकलेगा। तो 2034 की दुनिया बदल चुकी होगी, जीने के तौर तरीकों में, काम करने के तौर तरीकों में, सीखने के तौर तरीकों में। तो आज हम उसको अभी से इस पे आधार रखना शुरू करें नर्सरी KG से ही। इसके लिए हम शिक्षा के बहुत सारे चीज़ों में बदलाव करना चाहते हैं, जिसमें कि बच्चा सिर्फ रटने की जगह समझने की योग्यता हासिल करके स्कूल से निकले। इसके लिए हम पाठ्यक्रम में बदलाव कर रहे हैं। तो जो हमारा नर्सरी से 8वीं तक का पाठ्यक्रम है, उसमें हम इसको अपने सिलेबस को चेंज कर रहे हैं। उसके साथ साथ दिल्ली के अपने राज्य बोर्ड की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितने बोर्ड हैं वो कहीं ना कहीं रटे हुए ज्ञान की परीक्षा लेने में माहिर हैं, लेकिन समझे हुए ज्ञान की परीक्षा लेने की अगर बात करेंगे तो एक नया बोर्ड बना के उस पर प्रयोग करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए एक नए एजुकेशन बोर्ड, दिल्ली का अपना एजुकेशन बोर्ड होगा, उसकी हम बात कर रहे हैं। साथ साथ में जो दुनिया भर के सर्वे बताते हैं कि 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों को अगर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अच्छी की क्वालिटी मिल जाती है तो उनका सफलता का स्तर कुछ और ही होता है। हमारे देश में आंगनवाड़ी को छोड़ के 3 से 4-5 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। KG और नर्सरी भी कुल मिला के ABCD रटाने के कार्यक्रम हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण और नियमित करने के लिए सरकार एक नया कानून लेकर आएगी, ताकि उसको भी ठीक से वहाँ क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया कि 20,000 कमरे जोड़ने का काम हो चुका है, 17 नए स्कूल और भी बनेंगे। लेकिन अब जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने कुछ स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में और ला सकें। अभी हमारे बहुत सारे स्कूल डबल शिफ्ट में चलते हैं, तो इस साल हम करीब 90 स्कूलों को सिंगल शिफ्ट में लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए थे, जिनको बहुत सफलता मिली है। आने वाले समय में हर जोन में, सरकार के 29 जोन हैं और हर जोन में
लगभग 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे जो अलग अलग सेक्टर के स्पेशलाइज स्कूल होंगे। तो इस तरह से पूरी दिल्ली में 145 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। इसका प्रस्ताव मैं इस सदन के समक्ष रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, हायर एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में भी काफ़ी प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के नेतृत्व में अंबेडकर यूनिवर्सिटी, DTU आदि के नए कैंपस खोले गए, नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए और कुल मिला के 16 संस्थान हायर एजुकेशन के पिछले 5 साल में शुरू किए गए। स्किल सेंटर, वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर इसके अलावा शुरू किए गए। पिछले कार्यकाल में अंतिम सत्र में इसी विधानसभा से 2 नए विश्वविद्यालय का बिल पास किया गया था। ये दोनों विश्वविद्यालय दिल्ली खेल विश्वविद्यालय और दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, ये दोनों इस साल से काम करना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ सरकार एक नई यूनिवर्सिटी टीचर एजुकेशन यूनिवर्सिटी भी लाने का प्रस्ताव सदन में रख रही है। IP यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस, DTU और तमाम इंस्टीट्यूशंस के एक्सपेंशन का काम भी जोरों पर है और उससे संबंधित अलग अलग प्रोजेक्ट, जिससे कि करीब 4000 स्टूडेंट्स अलग अलग उसमें इनटेक में बढ़ेंगे, वो भी मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बाद दिल्ली के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक दूसरा सबसे बड़ा आधार रहा है। मोहल्ला क्लिनिक और आधुनिक सुविधाओं वाले अस्पतालों के जरिए दिल्ली के हर नागरिक को क्वालिटी हेल्थ केयर देना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं को गवर्नेंस में सर्वोपरि रखे जाने का मुख्यमंत्री जी का विचार ऐसे समय में और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार का दायित्व निभाते हुए कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कई स्तरों पर पहल की और हर स्तर पर भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है। दुनिया भर से आने वाले भारतीयों के लिए क्वारंटाइन सुविधाएं युद्ध स्तर पर उपलब्ध कराई गई। इसके लिए अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में ही संशोधित अनुमानों में 3 करोड़ की राशि का हमने प्रावधान किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने इसमें किया है। मेरा सदन को आश्वासन है, और जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कि भविष्य में भी इस महामारी से लड़ने के लिए जितनी राशि की आवश्यकता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार दिल्ली के नागरिकों को 451 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोल के दे चुकी है। 24 पॉलीक्लिनिक और 36 मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के जरिए देखभाल की सेवाएं उपलब्ध करा रही है। अप्रैल से दिसंबर 2019 तक लगभग 55 लाख नागरिकों को मोहल्ला क्लिनिकों के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं मिली, जबकि 2.25 करोड़ रोगियों का उपचार दिल्ली सरकार के अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक्स के माध्यम से हुआ। ये आधार है केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, एजुकेशन, हेल्थ। अब 2.25 करोड़ जिनको फायदा मिला दिल्ली सरकार के स्कूल और अस्पताल, हॉस्पिटल्स और पॉलीक्लिनिक से। मौजूदा चिकित्सालयों को उन्नत बनाकर 94 पॉलीक्लिनिक स्थापित किए जा रहे हैं और मोहल्ला क्लिनिकों की संख्या भी बढ़ाकर 1000 की जाएगी। मैं मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए 365 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान करता हूं। सरकार ने 10,000 बिस्तरों की क्षमता बढ़ाकर 26,000 बिस्तर करने के लिए मौजूदा अस्पतालों को उन्नत बनाने और विस्तारित और नए अस्पतालों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। बुराड़ी और अंबेडकर नगर में अस्पतालों का निर्माण का काम पूरा हो चुका है और ये जल्दी ही फंक्शनल हो जाएंगे। द्वारका में अस्पताल का निर्माण काफ़ी एडवांस स्टेज पर है। 2019-20 के संशोधित अनुमान में नए अस्पतालों के निर्माण और मौजूदा सरकारी अस्पतालों के उन्नत बनाने के लिए 724 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है, जबकि पिछले बार इसमें 195 करोड़ रुपए रखे गए थे। सरकार, इसी से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि नए हॉस्पिटल बनाने और पुराने हॉस्पिटल्स को अच्छे उसमें गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी बेड्स बढ़ाने में कितना 195 करोड़ रुपए की राशि बढ़ा के 724 करोड़ रुपए की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आरोग्य कोष के जरिए उपलब्ध कराई जा रही फ्री ट्रीटमेंट सर्जरी, रेडियोलॉजी, डायग्नोस्टिक स्कीम और चिकित्सा उपचार अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के दायरे में आएंगे। इस योजना में 1016 सर्जिकल पैकेज फ्री शामिल किए गए, फ्री ट्रीटमेंट के लिए शामिल किए गए हैं। मैं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लिए 120 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं, जिसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान दिल्ली आरोग्य कोष का भी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं में एक और महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री हेल्थ कार्ड योजना लेकर आ रही है। इसके तहत हेल्थ ID कार्ड तैयार किए जाएंगे और दिल्ली के सभी निवासियों को वितरित किए जाएंगे। हेल्थ ID कार्ड को सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। सरकार ने जो फेक डॉक्टर्स का और उस सब की प्रॉब्लम होती है, गैर पंजीकृत केंद्र और मशीनों के बारे में सूचना देने के लिए स्टिंग डेकॉय ऑपरेशन के लिए PC और PNDT अधिनियम 1994 के तहत
खबरी पुरस्कार योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत सूचना देने वाले को 50,000 रुपये और सच को सामने लाने के लिए रोगी बनने वाले को 1.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इससे हेल्थ की क्वालिटी शहर में और सुधरेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता और आम लोगों और विभिन्न पक्षों द्वारा अपेक्षित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक नाम से एक व्यापक अधिनियम पर भी काम कर रही है, उसको भी सदन में लेकर आया जाएगा। दिल्ली सरकार प्रत्येक वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में 2020-21 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करेगी। मादक पदार्थ विभाग ने नशीली दवाओं के सेवन के लिए खिलाफ बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने दिसंबर 19-20 तक तय नियमों का उल्लंघन करने वाली 32 निर्माण इकाइयों और 107 बिक्री परिवारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मैं 2020-21 में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 7,704 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब जल आपूर्ति और स्वच्छता पर मैं अपनी बात रखूंगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अगले 5 साल के अंदर दिल्ली के हर घर को 24 घंटे स्वच्छ पेयजल व्यवस्था करने की गारंटी दी है। देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे साफ पानी मिलना ही चाहिए, वो भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का अहम हिस्सा है। सरकार ने गारंटी कार्ड में दिए गए आश्वासन के अनुसार इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक परिवार को 20,000 लीटर पानी की मुफ्त आपूर्ति भी अगले साल जारी रहेगी। इसकी तैयारी में जो 24 घंटे पानी की गारंटी है, इसकी तैयारी में पूरी दिल्ली में 3,341 बल्क वाटर मीटर लगवाए जा रहे हैं ताकि पानी का मैनेजमेंट ठीक से हो सके। ये सभी मीटर्स जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे, इसकी गारंटी है। इसके बाद पानी की मात्रा का हिसाब रखना, पानी की आपूर्ति को युक्तिसंगत बनाना, समानता के आधार पर इसके बंटवारा करना आसान हो जाएगा। पानी बढ़ेगा कैसे? पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिए यमुना नदी के तट पर 4 डिसेंट्रलाइज्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, जिनकी क्षमता करीब 4 MGD की होगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 इंस्टॉलेशंस में से 439 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, अमल करना शुरू कर दिया है। 155 अन्य इंस्टॉलेशंस में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग इस साल स्थापित किए जाने का लक्ष्य है। इससे पानी बढ़ेगा। 1605 अनाधिकृत कॉलोनियों को पाइपलाइनों के जरिए वाटर सप्लाई सिस्टम के दायरे में लाया गया है। इनमें से 1539 कॉलोनियों में पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। 1605 में से 1539 में शुरू हो गई है और 56 अन्य में पानी की आपूर्ति शुरू करने के बारे में जल्द अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। 40 कॉलोनियों में काम चल रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने 22 जलाशयों को पानी से फिर से लबालब करने का काम का ठेका दे दिया है। इसके लिए अवजल का शोधन कर, सीवर का ट्रीटमेंट कर पर्याप्त गुणवत्ता वाले पानी से इन तालाबों को भरा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली जल बोर्ड सीवर लाइनों से रहित इलाकों में सीवर विस्तार के लिए मास्टर प्लान 2031 पर चरणबद्ध तरीके से अमल कर रहा है। 434 अनाधिकृत कॉलोनियों में सीवर लाइनें बिछाकर इन्हें अधिसूचित भी कर दिया गया है। 597 अन्य कॉलोनियों में ये काम जारी है और इसे दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दिल्ली जल बोर्ड ने मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है। यह ऐसे इलाकों के लिए है जहां सीवर लाइनें तो हैं, लेकिन लोगों ने अपने घर के लिए कनेक्शन नहीं लिए हैं। योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2020 से पहले सीवर कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले सभी लोगों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा और दिल्ली जल बोर्ड अपने खर्च पर कनेक्शन उपलब्ध कराएगा, जिसमें स्थापना शुल्क, प्रारंभिक शुल्क, सड़क बहाली शुल्क और सीवर आवेदन पत्र की कीमत भी शामिल है, क्योंकि लोग उसकी वजह से कनेक्शन नहीं ले रहे थे। यमुना की सफाई के लिए इंटरसेप्टर सीवर की एक यूनिक परियोजना का काम 98% पूरा कर लिया गया है और नालों के करीब 141 MGD अवजल को सीवर शोधन संयंत्रों में सफाई की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं पावर सेक्टर पर बात रखूंगा, बिजली पर। आज देश की राजधानी में लोगों को 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकार ने हर महीने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए जीरो बिल बिजली योजना शुरू की थी, भले ही उनका स्वीकृत लोड कितना ही क्यों ना हो। इसके अलावा 201 से 400 यूनिट मासिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिए 800 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। पूरी दिल्ली के करीब 90% परिवारों में बिजली सब्सिडी का फायदा पहुंच रहा है। सब्सिडी योजना से बिजली के संरक्षण को बढ़ावा मिला है। यह भी केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस का हिस्सा है कि सब्सिडी योजना से बिजली के संरक्षण को बढ़ावा मिला है, क्योंकि उपभोक्ता सब्सिडी का फायदा उठाने के लिए अपनी खपत को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा सरकार सिखों के खिलाफ 1984 में हुए दंगों के पीड़ितों को बिजली की खपत 400 यूनिट तक सीमित रखने पर 100% सब्सिडी देती है। अदालत परिसरों के भीतर वकीलों के चैम्बर्स के लिए भी विशेष बिजली सब्सिडी योजना का विस्तार कर उनको भी इसका फायदा दिया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के सभी कृषक उपभोक्ताओं को खेती वाले कनेक्शन के लिए नियत शुल्क में 105 रुपये प्रति किलोवाट से लेकर 20 रुपये प्रति किलोवाट तक की सब्सिडी दी जाती है।
ये सब योजनाएं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक अहम हिस्सा हैं, बहुचर्चित हिस्सा हैं और अगले वर्ष में भी जारी रहेंगी। मैं विद्युत सब्सिडी 2020-21 के बजट में 2,820 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव करता हूं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दिल्ली सौर ऊर्जा नीति की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सौर ऊर्जा का उत्पादन करने वाले लोगों, संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ज़्यादातर सरकारी इमारतों, स्कूलों, तकनीकी इंस्टीट्यूशंस, न्यायालय आदि में सौर संयंत्र लगाने की कार्रवाई चल रही है। दिल्ली में जनवरी 2020 तक कुल 1,61,898 मेगावाट के लगभग 3,579 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके थे। किसानों ने मुख्यमंत्री किसान बढ़ोतरी सोलर योजना के अंतर्गत सौर बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए करीब 200 एकड़ जमीन देने का भी प्रस्ताव किया है। दिल्ली की बिजली कंपनियां इसके अलावा, क्योंकि 24 घंटे बिजली आ रही है, देश की राजधानी और मिलनी भी चाहिए, उसमें बिजली कंपनियां नेटवर्क क्षमता बढ़ाने, अपने एक्स्ट्रा लोड में एनहेंस करने, बिजली की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑटोमेशन, इन सब काम पे लगी हैं। वितरण कंपनियां दिल्ली के विभिन्न भागों में उलझे हुए बिजली के तारों को हटाने के लिए काम करेंगी, ताकि इनसे जान माल के लिए कोई खतरा ना हो और शहर और भी सुंदर बने। एनवायरमेंट। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की आबोहवा को साफ रखना और दिल्ली को हरा भरा रखना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की 10 गारंटियों में शामिल है। विभिन्न प्रयासों से वायु प्रदूषण को विगत 5 वर्ष में 25% कम किया गया था। अगले 5 साल में हमारा लक्ष्य है इसे 2/3 और कम करना। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इसमें जन भागीदारी के लिए पूरी दिल्ली में सघन अभियान सरकार चलाएगी। इसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। इसके तहत घर पर ही कूड़े करकट की छटाई, सिर्फ एक बार उपयोग में आने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने, ग्रीन रूफ अवधारणा के तहत छतों पर पेड़ पौधे लगाने, गुलदस्ता भेंट करने की बजाय पौधे उपहार देने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कारपूलिंग करने, कम दूरी के स्थानों को साइकिल से तय करने, पटसन और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करने, कागज़ की बर्बादी रोकने, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उत्सव मनाने, पर्यावरण सम्मेलन आदि का भी आयोजन किया जाएगा। नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण और पर्यवेक्षण के कार्यों में योगदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन सिटीजन अवार्ड भी दिए जाएंगे। ये एक नई योजना लेके आएंगे ताकि ग्रीन योजना नागरिक उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। इसके साथ साथ अभी तक जो पर्यावरण नियम कानून कायदे रूल्स हैं उनको पालन कराने का काम केवल एसडीएम्स या वन विभाग के अधिकारियों के पर रहता है और उनके पास में श्रम शक्ति की कमी रहती है। इसके लिए मैं 2020-21 में पर्यावरण विभाग में एनवायरमेंट मार्शल्स की नई योजना का प्रस्ताव करता हूं, ताकि इस कार्य के लिए समर्पित श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही प्रदूषण को बड़े पैमाने पर दूर करने वाले स्मोक टावर स्थापित करने की परियोजना पर भी अमल की जरूरत है। मैं दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत 30 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली में हरित पर्यावरण के लिए वन क्षेत्र और वृक्षों के दायरे में बढ़ोतरी के विभिन्न उपाय किए पिछले 5 साल में, और इनके परिणाम स्वरूप वन और हरित क्षेत्र का दायरा 2015 के लगभग 300 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 2019 में लगभग 325 वर्ग किलोमीटर हो गया है। केवल 5 साल में 25 वर्ग किलोमीटर बढ़ा। इस प्रकार कुल क्षेत्र की तुलना में हरित क्षेत्र बढ़कर 21.88% हो गया। अगले 5 साल में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए वर्ष 2020-21 में 22 हरित एजेंसियों द्वारा 40 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट। महोदय, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में सबसे बड़ी और सबसे सस्ती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की गारंटी दी है। इसके तहत सरकार ने 11,000 से अधिक बसें और 500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी मेट्रो लाइन बिछाने का लक्ष्य रखा है। करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नई बसों का जुड़ना शुरू हुआ है। सरकार की दूरदर्शी योजना के तहत आधुनिक सीसीटीवी युक्त और शायद देश में पहली बार डिसेबल्ड फ्रेंडली लिफ्ट वाली बसें दिल्ली के बेड़े में शामिल की गई हैं। कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन के बाद पहली बार नई लो फ्लोर बसें अब दिल्ली के परिवहन बेड़े में शामिल हो रही हैं। कुल मिलाकर 2,485 नई बसें वर्ष 2020-21 के दौरान बेड़े में शामिल की जाएंगी और 1880 बसें, जिसमें 444 डीटीसी और 1,436 2021-22 में खरीदी जाएंगी। इस तरह 11,000 बसों का बेड़ा बनाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं डीटीसी द्वारा बसों की खरीद के लिए 250 करोड़ रुपए और क्लस्टर बसों में वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए 1100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यहाँ ये भी सूचित करना चाहता हूं कि दिल्ली में ज़मीन की उपलब्धता ना होने के कारण बसों को खरीदना और उन्हें संचालित करना एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन अब सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ओखला, हरिनगर, वसंत विहार और हसनपुर
के डिपो सहित 4 डिपो को मल्टी लेवल बस डिपो में बदलने का फैसला किया है और ये शायद अपनी तरह के देश में पहले मल्टी लेवल डिपो का मॉडल खड़ा किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की आर्थिक सक्षमता, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2019 से उन्हें डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कराने की सुविधा प्रदान की थी। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सरकार द्वारा चलाई जाने वाली करीब 6,500 बसों में महिलाएं निःशुल्क आने जाने में सक्षम हुई हैं। ये योजना अगले साल भी जारी रहेगी। मेट्रो के तीसरे चरण में अतिरिक्त कॉरिडोर बनाने और एनसीआर में इसके 158 किलोमीटर विस्तार का काम पूरा हो चुका है। 2 किलोमीटर का बकाया कार्य इस वित्त वर्ष में पूरा हो जाएगा। हमारी सरकार ने मेट्रो 4th फेज के सभी 6 कॉरिडोर को मंजूरी दी है, लेकिन भारत सरकार ने अभी मेट्रो 4th परियोजना में पैकेज में से प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर जनकपुरी आर.के. आश्रम, एरोसिटी तुगलकाबाद और मुकुंदपुर मौजपुर को ही मंजूरी दी है। चौथे चरण हेतु डीएमआरसी को 200 करोड़ रुपए 2018-19 में दिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त संशोधित अनुमान में इस वर्ष 1324 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं 2020-21 में 900 करोड़ रुपए के परिव्यय का भी प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने ई व्हीकल पॉलिसी को 2019 में स्वीकृति प्रदान की। इसमें पुराने वाहनों के स्थान पर नए ई व्हीकल की खरीद को बढ़ावा देना है ताकि परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन पॉल्यूशन में कमी आए और इससे दिल्ली की वायु की गुणवत्ता में सुधार हो। मैं राज्य विद्युत चालित वाहन निधि के लिए 2020-21 में 50 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। इसके अलावा कई रोड परियोजनाएं भी हैं। IIT से NH 8 तक का कॉरिडोर सुधार योजना के हिस्से के रूप में मुर्रिका पेट्रोल पंप से लेकर केंद्रीय बस पोस्ट ऑफिस तक 3 लेन का फ्लाईओवर का काम पूरा हो गया है। इसका दूसरा चरण इनर रिंग रोड, बेनिता हुआरेज मार्ग और सान मार्टिन मार्ग के जंक्शन पर 2 लेन वाले अंडरपास का निर्माण जून 2020 में पूरा हो जाएगा। पिछले बजट में की गई घोषणा के अनुसार NH 10 पर रामपुरा, त्रिनगर, इंदरलोक और करमपुरा दिल्ली में पुलों को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। करीब 20% काम पूरा कर लिया गया है और बाकी पूरी योजना इस साल पूरे कर ली जाएगी। मैंने अपने पिछले बजट में 1,40,000 CCTV कैमरे, हर विधानसभा में करीब 2,000 CCTV कैमरे लगाने की घोषणा की थी। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 1,32,000 CCTV कैमरे पहले स्थापित किए जा चुके हैं और अब हमारी सरकार ने RWR मार्केट एसोसिएशन में लगाए जाने वाले कैमरों समेत इनकी संख्या 1,40,000 से बढ़ाकर 2,80,000 CCTV कैमरे कर दी है। 1,40,000 CCTV लगाने का द्वितीय चरण का कार्य शुरू कर दिया गया है और इसे 2020-21 में ही पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020-21 में CCTV कैमरे लगाने के लिए 250 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर लगी सभी स्ट्रीट लाइट्स को बदलेगी और उनकी जगह बिजली की किफायत करने वाली LED लाइट लाएगी। इससे स्ट्रीट लाइटों की संचालन लागत 6 करोड़ प्रति माह से घटकर 3 करोड़ प्रति माह रह जाएगी, ऐसा अनुमान है। इस परियोजना की लागत 100 करोड़ रुपए होगी और इसका कार्य 20-21 में शुरू कर दिया जाएगा। आम जनता को वाईफाई के निःशुल्क इस्तेमाल की सुविधा उपलब्ध कराने को सरकार कमिटेड है। ये मुख्यमंत्री जी का एक गवर्नेंस का बड़ा वादा था। इसके लिए 11,000 हॉटस्पॉट का काम शुरू कर दिया गया है। इनमें से करीब 2,000 वाईफाई हॉटस्पॉट काम कर रहे हैं। सड़कों पर यातायात में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शहरीकरण में आ रही तेजी और यातायात घनत्व बढ़ने से सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। इसके लिए सड़कों की भौगोलिक स्थिति, पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं और चौराहों के गोल चक्कर में सुधार की आवश्यकता है। मैं इस कार्य के लिए अलग से 193 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई योजना सड़क अवसंरचना में सुधार का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है और इसमें विकास का कार्य फास्ट ट्रैक मोड में चल रहा है। इसके अंतर्गत उनमें बुनियादी नागरिक सेवाएं जैसे सड़क, नाली, पानी की आपूर्ति, जलमल और स्ट्रीट लाइट लगाने जैसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए धनराशि DJB, DSIDC और IFC जैसी एजेंसीज को दी जाती है। अब तक दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1281 में विकास कार्य पूरे हो गए हैं या चल रहे हैं। 2020-21 के अंत तक सभी कॉलोनियों में विकास कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मैं अनऑथराइज कॉलोनीज में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट अनुमान 2020-21 में 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं, जबकि पिछले साल ये 1520 करोड़ रुपए का आवंटन था। स्थानीय स्तर पर सामान्य विकासों के पूरक के रूप में इसमें हो रही कमियों को दूर करने के लिए बजट अनुमान में 400 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई योजना मुख्यमंत्री स्थानीय क्षेत्र विकास का प्रस्ताव किया गया है,
जो वर्तमान मुख्यमंत्री सड़क पुनरुत्थान योजना के 450 करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। दिल्ली के हर गली कूचे में जनता की सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान रखने के लिए 2020-21 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से मुख्यमंत्री मोहल्ला सुरक्षा नाम की योजना का प्रस्ताव भी किया गया है, ताकि इसमें बहुत सारे लोग गेट की मांग करते हैं और इस तरह की सुरक्षा की और योजनाएं हैं, सीसीटीवी वगैरह तो पहले ही लग रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जी की ओर से आश्वासन है कि हम गेट भी लगवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ड्यूसिब और दिल्ली सरकार की जमीन पर बनी झुग्गी बस्तियों में से ड्यूसिब द्वारा हाल में कराए गए मांग सर्वेक्षण के आधार पर दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी कॉलोनीज में रहने वाले 65,000 परिवारों को सर्वेक्षण प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। ड्यूसिब झुग्गी बस्तियों के निवासियों के पुनर्वास का कार्य करता है और उन्हें रहने योग्य निर्मित ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तरह फ्लैट उपलब्ध कराकर इज्जत से जिंदगी जीने का मौका देता है। जहां झुग्गी वहां मकान योजना के अंतर्गत हमारी सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को उसी स्थान पर पक्के मकान उपलब्ध कराकर बसाने का वादा किया है, ताकि उनकी आजीविका संबंधी गतिविधियों में किसी तरह का व्यवधान न आए। हमारी सरकार ने इस सिलसिले में 11 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में अधिसूचना जारी की थी। इसके लिए पुनर्वास की पात्रता हासिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 1 जनवरी 2015 की गई। इससे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 90% लोग फ्लैट पाने के पात्र हो जाएंगे। ड्यूसिब अपनी और दिल्ली सरकार की भूमि पर बसी 138 मौजूदा झुग्गी बस्तियों को 5 किलोमीटर के दायरे में शौचालय, स्नानागार, रसोई से युक्त 2 कमरों के फ्लैटों में स्थानांतरित करेगा। ये फ्लैट ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की तर्ज पर बनाए जाएंगे। मैं 2020-21 के लिए आवास और शहरी विकास क्षेत्र के लिए कुल 3,544 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव करता हूं। इसमें 1,415 करोड़ रुपए राजस्व और 2,129 करोड़ रुपए का पूंजीगत खर्च शामिल है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के लिए यमुना नदी, नजफगढ़ नाले, पूरक नाले और शाहदरा नाले जैसे अनेक नालों से प्रदूषित हो रही है। हमारी सरकार इन नालों को साफ करने और इनके सौंदर्यीकरण के प्रयास करेगी। यमुना को साफ सुथरा करना भी केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की गारंटियों में शामिल है। वर्ष 2020-21 के दौरान हम ये कार्य नजफगढ़ नाले से आरंभ करेंगे। इसके तहत ढांसा बॉर्डर से बसई दारापुर तक 45 किलोमीटर भूजल का स्तर बढ़ाने और सतह की भंडारण क्षमता में वृद्धि के लिए उसकी गाद निकालने, नालों को गहरा करने, बांध बैराज बनाने का काम किया जाएगा। नजफगढ़ नाले के किनारे की खाली जमीन पर पार्क और मनोरंजन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी उपाय अगले 3 साल में पूरे कर लिए जाने की आशा है और इन पर 2,000 करोड़ रुपए का अनुमान है। मैं 2020-21 में तटबंध योजना के अंतर्गत इस कार्य के लिए 410 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले बजट में दिल्ली में भूजल स्तर में सुधार और सतत जल उपलब्धता के लिए 1,000 एकड़ क्षेत्र में बाढ़ के पानी के भंडारण के लिए पल्ला एरिया में जलाशय के निर्माण की योजना घोषित की थी। इस संबंध में यमुना बाढ़ क्षेत्र में वजीराबाद के ऊपर धारा के अतिरिक्त जल संचय के लिए 40 एकड़ क्षेत्र में जलाशय निर्माण की पायलट परियोजना अगस्त 2019 में शुरू की गई। इसका आंशिक कार्य 17 एकड़ में पूरा हो चुका है। शेष कार्य 2020 में पूरा कर लिया जाएगा। मैं 2020-21 में इस बजट के लिए, इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान करता हूं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड ने अपने गठन के बाद से 1235 करोड़ रुपए लागत की कुल 1029 योजनाओं को मंजूरी दी। इसमें से 505 करोड़ रुपए के काम 458 निर्माण कार्यों की स्वीकृति के दे दिए गए हैं। 193 कार्य पूरे किया जा चुके हैं और गांवों में 183 का काम चल रहा है, जो 2020-21 में पूरे हो जाएंगे। मैं 2020-21 के बजट में दिल्ली गांवों के विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी जिक्र किया कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में केजरीवाल मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स बार बार उभर के आता है, एजुकेशन, हेल्थ और बाकी आम आदमी के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के साथ साथ। और मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नीति आयोग द्वारा तैयार सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक की दृष्टि से दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पर है। इसे 100 अंक मिले हैं, जबकि अखिल भारतीय औसत 65 का है। दुनिया भर में दिल्ली की ख्याति स्टार्टअप के केंद्र के रूप में है। सरकार दिल्ली के लिए नई स्टार्टअप नीति को अंतिम रूप देने में लगी है और एक नई इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने जा रही है। सरकार ने एक महाआयोजन शुरू करने की भी योजना बनाई है, जिसमें प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप्स को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि स्टार्टअप्स वाले माहौल में सभी संबद्ध पक्ष नए नए विचारों और टेक्नोलॉजी के बारे में विचारों का आदान प्रदान कर सकें। इसका मूल उद्देश्य स्टार्टअप कंपनियों में उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देना है। बजट अनुमान 2020-21 में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए और स्टार्टअप समारोह के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह दिल्ली इनोवेशन सेंटर एक सरकार की ओर से बनाया जाएगा और उससे बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित दिल्ली एम्पोरियम में
7,476 वर्ग फुट कॉर्पोरेट क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह स्टार्टअप आधुनिक सुविधाओं जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग रूम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तेज रफ्तार इंटरनेट सेवा, वाईफाई संपर्क और मेंटर, स्टार्टअप में मेंटर का बहुत महत्व होता है, मेंटर की सहायता हासिल करने के लिए साथ काम करने की जगह और इसी तरह की तमाम सामान्य कारोबारी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। लेबर मजदूरों के लिए सरकार बहुत चिंतित रहती है। हमारी सरकार काम करने के माहौल में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक लाने की दिशा में काम कर रही है ताकि श्रमिक शोषण का शिकार हुए बिना इज्जत के साथ काम कर सकें। दिल्ली में निजी प्लेसमेंट एजेंसियों को नियमित करने के लिए प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी बिल 2019, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का फायदा पंजीकृत व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, श्रम कानूनों के दायरे से बाहर पल्लेदार और इसी तरह के अन्य श्रमिकों के संरक्षण और लाभ के लिए दिल्ली मथाड़ी पल्लेदार और अन्य असंरक्षित श्रमिक विधेयक भी लेकर आएगी। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के कार्यक्रमों में सरकार हमेशा आगे रही है और महिलाओं की सुरक्षा, जैसा इस बजट में अभी तक बार बार आया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल में सबसे ऊपर रहा है और उसको आगे बढ़ चढ़ के मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको लीड किया है। तो 2020-21 में 20 करोड़ रुपए की लागत से महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यवहार परिवर्तन नाम की एक नई योजना का प्रस्ताव है, ताकि जो समाज में सोच है उसको भी बदला जा सके, सोच के बदलने पे काम हो सके। इसके अंतर्गत समाज में व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, तत्काल आवश्यक चिकित्सीय उपचार, सामान्य इलाज, स्ट्रोक या किसी अन्य बीमारी होने, स्थायी या आंशिक विकलांगता उत्पन्न करने वाली दुर्घटना के मामलों के लिए मैं 2020-21 में 10 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक नई मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना का प्रस्ताव करता हूं। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का विस्तार किया गया है और अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के साथ साथ दिल्ली के स्कूलों से 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को भी इसके दायरे में लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध 46 कोचिंग संस्थानों के जरिए प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इस योजना के तहत 47 विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग पिछले साल दी गई, जिनमें से 13 ने जेईई मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया, जिनमें से 3 को आईआईटी, एनआईटी और एनएसयूटी में दाखिला मिला। 58 स्टूडेंट्स को मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कोचिंग दी गई और इसमें से 22 ने एनईटी परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया। मैं 2020-21 में परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जबकि पिछले वर्ष इसके लिए 17 करोड़ रुपए रखे गए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान के रूप में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की थी। इसके अंतर्गत वे देश में महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कर पाते हैं। सरकार ने भविष्य में भी इस योजना को जारी रखने और अगले 5 साल में 10 लाख वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा देने का आश्वासन दिया है। मैं वर्ष 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान रखता हूँ। इसके साथ साथ दिल्ली दर्शन योजना भी एक शुरू की जाएगी, उसके लिए भी 10 करोड़ का प्रस्ताव रखता हूँ, जिसमें दिल्ली भ्रमण की सुविधा प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर फंड योजना के तहत दिल्ली के निवासी और वकालत करने वाले पंजीकृत वकीलों को मेडिक्लेम पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी, ई लाइब्रेरी और क्रैश सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए अगले वित्त वर्ष में भी 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। मैं सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए 2020-21 में कुल 4,466 करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव रखता हूं। इसमें विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 3,868 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ दिल्ली में नए जॉब्स क्रिएट करने और दिल्ली के एक टूरिज्म ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए भी सरकार योजना लेके आ रही है। दिल्ली के अंदर देश की टूरिज्म कैपिटल का सेंस डेवलप हो, उसके संभावनाएं बहुत हैं, संसाधन हैं। हेरिटेज मॉन्यूमेंट से लेकर आधुनिक बाजार तक हैं, पुरानी दिल्ली की परंपराएं हैं, नाइट लाइफ है, देश विदेश के पर्यटक इसके लिए आकर्षित होकर आते हैं। लेकिन ब्रांडिंग और जानकारी के अभाव में ज़्यादातर टूरिस्ट दिल्ली को एक ट्रांजिशन पॉइंट के रूप में यूज़ करते हैं। इसकी वजह से दिल्ली में आने वाला टूरिस्ट औसतन 1 दिन दिल्ली में बिताता है। जो टूरिज्म है दिल्ली में, उसको ये माना जाता है कि 1 दिन एक टूरिस्ट दिल्ली में रुकता है एवरेज, जबकि लंदन, सिंगापुर और टोक्यो जैसे शहरों में एक टूरिस्ट औसतन 3 दिन बिताता है। दिल्ली सरकार योजना बना रही है कि दिल्ली आने वाला हर टूरिस्ट दिल्ली में कम से कम 2 दिन एवरेज जरूर बिताए। केवल 1 दिन के फर्क से दिल्ली में लाखों नए रोजगार होंगे और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी के नए अवसर पैदा होंगे। इस योजना से दिल्ली के टूरिज्म की रीब्रांडिंग की जाएगी और देशी व विदेशी पर्यटक देश विदेश में दिल्ली को एक टूरिज्म ब्रांड के रूप में पेश किया जाएगा। दिल्ली आने वाले हर
देशी विदेशी पर्यटक को चाहे रेलवे स्टेशन पर आए या हवाई अड्डे पर, उन्हें दिल्ली को जानने और दिल्ली को घूमने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दिल्ली के डायनेमिक स्वरूप को दिल्ली के टूरिज्म का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में सरकार पहले से काम कर रही है। पिछले वर्ष बिना पटाखे जलाए पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल तरीके से दिवाली मनाने की पहल की गई और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ लेजर शो का आयोजन किया गया। इसकी व्यापक सराहना हुई और दिल्ली के लोगों को एक अच्छा संदेश गया। दिल्ली की दिवाली का आयोजन अगले साल भी होगा। इसी के साथ साथ अगले साल पूर्वांचल उत्सव के नाम से भी एक नया उत्सव दिल्ली में शुरू करने का प्रस्ताव है। हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद ये जरूरत महसूस की गई है कि लोगों में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाएं और इसके लिए कैंपेन फॉर कम्युनल हार्मनी की एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, ये मूल रूप से अगले वर्ष के बजट प्रस्तावों का सार है, जिसमें योजनाओं का सार है। मेरे बजट वक्तव्य में अगला हिस्सा भाग 6 है, जो मूल रूप से तकनीकी है। मैं इसको भी सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और इसे पढ़ा हुआ माने जाने का अनुरोध करता हूं। अंत में एक बार फिर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग दुनिया में कोरोना की महामारी का शिकार हैं, जो संभावित हैं, ईश्वर उनको स्वास्थ्य प्रदान करे और मानव जाति को इस महामारी से बचा कर रखे। और उन लोगों के लिए खास तौर पर, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन है, आज आपने 15 बोला था, अभी लेटेस्ट जानकारी जो मुझे मिली थी शायद 24 राज्यों ने लॉकडाउन घोषित किया है। तो इस सब के दौरान जो लोग फिर भी ये मानते हैं कि कोरोना मुझको नहीं हो सकता है, उन सबको भी सद्बुद्धि दे ईश्वर। और उनको बशीर बद्र साहब के एक शेर के साथ मैं बात खत्म करता हूँ कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। बहुत बहुत धन्यवाद।